afternoon, students. I hope you all are fit and fine at your home. This is your SSC teacher, Miss Meenakshi. So we have started chapter number 1, the Indian Constitution, and I have explained you first 5 pages to you. So today I am going to continue this chapter. ड्यू टू टेक्निकल एरर्स बेटा जो कुछ क्लासेस हैं लीड की वो स्किप हो चुकी हैं, इसीलिए मैं आज उस चैप्टर को कवर कर रही हूँ, क्योंकि कल जो लीड की तरफ से वीडियोस आएंगी वो नेक्स्ट चैप्टर की ही आएंगी. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. मैं अब आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ. वीडियो सेंड करने के बाद थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड करूँगी. सो यू हैव टू कम्प्लीट योर नोटबुक्स एज वेल. ओके. आपको मैंने बता ही दिया था व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हर एक सिटीजन को फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है. अब उसके कुछ फीचर्स हैं, आज हम उसके फीचर्स करेंगे. मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर. सबसे पहले आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैंने अब फिर से बता दिया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो अब हमारी इंडिया थी तो वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, तो उनको फील हुआ कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं. उसके बाद किंग्स भी आए तो वो भी अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे. तो इंडिया को फील हुआ, हमारी कंट्री को, कि हमारे कंट्री में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें रूल्स जो हैं सभी के लिए इक्वल हों और सभी को इक्वल माना जाए, है ना. डेमोक्रेटिक कंट्री वो चाहते थे. डेमोक्रेटिक कंट्री करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, जिसमें कुछ रूल्स बनाने पड़े सिटीजन्स के लिए, कुछ उनको इक्वालिटी देनी पड़ी. कुछ जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में अब इस पॉइंट में पढ़ेंगे. हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में क्या था, यहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है. ठीक है. कंट्री में अब है ही हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है ना. तो पंचायती राज जो है वो थर्ड टायर माना जाता है गवर्नमेंट का. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों डिवाइड की गई है. वहाँ पर मतलब अकेले दिल्ली में जो बैठे हैं कैपिटल सिटी में वही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ वो मतलब हर एक डिसीजन वो नहीं लेते हैं, उनके साथ और भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है. हर एक लेवल पे डिसीजन ले सकता है ना. अब देखो कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो नरेंद्र मोदी छोड़ देता है कि कैप्टन ले, है ना. स्टेट लेवल पे अपने उस लेवल पे जो है गवर्नमेंट डिसीजन भी लेती है. पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है. हर एक पावर जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एक बंदे के पास वो पावर नहीं होती है. अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट लॉज भी बना सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मनी भी ले सकती है जो भी काम करती है. लाइक अगर कैप्टन ने कोई काम करना है स्टेट लेवल पे तो वो सेंट्रल लेवल पे जो है गवर्नमेंट तो उससे वो मनी ले सकती है फॉर वर्क, कोई भी काम करने के लिए. तो इसमें यही है कि हर एक लेवल पे जो है गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज बना सकती है, सिर्फ एक लेवल पे नहीं छोड़ा जाता. ओके. उसके बाद आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि इसमें वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट है. जैसे यहाँ पर आपने कांता की स्टोरी भी पढ़ी थी, इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक मीन्स हर एक के पास जो है इक्वल माना जाएगा. सभी लाइन में खड़े थे, है ना. आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हो, हर एक बंदा लाइन में खड़ा है, चाहे वो मतलब कोई भी बड़ा हो, बड़ी पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, चाहे कोई छोटी पोस्ट पे हो, सभी इक्वल हैं. हर एक को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो वहाँ लाइन में खड़े होना पड़ता है. इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है. उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है हर एक सिटीजन को मिला हुआ है. अगर कोई भी 18 से अबव है तो वो उसका राइट है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी वोट डाल सकता है. तो ये सेकंड पॉइंट आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के.
फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव आ जाता है और फिर जुडिशरी आ जाता है। लेजिस्लेटिव जो होता है, लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो हम इलेक्ट करते हैं वो आ जाता है। एग्जीक्यूटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, पीपल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज बनाने के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए। थर्ड आ जाता है जुडिशरी। अब यूनिट 3 में इसके बारे में हम बहुत और भी पढ़ेंगे, बट इसमें कोर्ट का सिस्टम होता है, ठीक है। अब मिसयूज़ ना हो किसी भी पावर का, तो ये पावर जो है बांट दी जाती है, सेपरेट कर दी जाती है। ये ऑटोमेटिकली एक का काम दूसरी गवर्नमेंट जो है वो चेक कर लेती है। इस तरीके से ये पावर जो है वो देते हैं ताकि कोई भी किसी भी चीज़ किसी भी तरह का पावर का मिसयूज़ ना हो सके। तो बैलेंस बना रहता है इनकी पावर में, तीनों में, ओके। उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हर एक सिटीजन जो है उसको उसके ऊपर हक जमा सकता है। तो ये राइट्स जो हैं हर एक सिटीजन के लिए होते हैं। अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो सिटीजन है वो आवाज़ उठा सकता है। तो ये राइट्स उनको मिले हुए हैं। ये रिटर्न राइट्स होते हैं, जो सिटीजन है इसको कभी भी यूज़ कर सकता है किसी के भी खिलाफ, बट गलत यूज़ नहीं, ठीक है, अपने हक के लिए बोल सकता है। तो कुछ राइट्स हैं यहाँ पर बेटा देखो लिखा हुआ है, ये आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। मैं ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि हर एक पर्सन इक्वल है, किसी को भी रिलीजन, कास्ट के एज में या फिर कलर में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम, हम कहीं पे भी अपनी जो व्यूज़ हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि फोर्स लेबर हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट होगी चिल्ड्रन की, तो इसके खिलाफ अगर हमें हो तो हम बोल सकते हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए। उसके बाद आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में क्या होता है, हमारा एजुकेशनल राइट है, हम किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। नो वन कैन फोर्स अस टू टेक एडमिशन इन एनी अदर स्कूल। उसके बाद आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हम इसमें क्या होता है, सिटीजन कोर्ट की तरफ जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स उसके जो हैं नहीं वर्क कर रहे हैं, उसको मतलब रोका जा रहा है, नहीं फॉलो करने दिया जा रहा है या कोई भी दिक्कत है तो वो जा सकता है उसमें। तो ये आपका फोर्थ फीचर था। उसके बाद आपका लास्ट फीचर आ जाता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में क्या है, इसमें कोई भी ऑफिशियली एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कहा जाता कि आप इसी रिलीजन को फॉलो करो या कुछ भी, हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सेकुलरिज्म था। ये डिफरेंट फीचर्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें से लिख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड करती हूँ, आपने फटाफट से वो कर लेने हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। अगर फिर से भी कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना, बिकॉज कल से जो लीड की तरफ से वीडियो आएगी वो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। ये चैप्टर यहीं पे ही आज ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इन फ्यू मिनट्स।